हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम भाषा कौशल देखेंगे। क्या होता है भाषा कौशल, कितने होते हैं, अध्यापन कौशल क्या होता है और संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्या कौन कौन सी होती हैं, ये सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वीडियो से रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम भाषा कौशल। संस्कृत शिक्षण शास्त्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हम आपको दे चुके हैं, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे भाषा कौशल से। भाषा कौशल क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे इनका क्रम क्या होता है। तो भाषा कौशल का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम होता है स्रवप्ले। ये एक ट्रिक समझ लीजिए या एक फार्मूला समझ लीजिए। ये हो गया स्रवप्ले। इसको कैसे समझेंगे, स्रा से हो गया हमारा श्रवण, वा से हो गया वाचन, पा से पठन और ले से लेखन। तो ये हो गए हमारे 4 भाषा कौशल। ये इनका क्रम है, इनको क्रम वाइज याद करना होता है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इनका क्रम अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है पठन कौशल। सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल है वह कौन सा है, पठन कौशल। पठन कौशल हमारा तीसरा कौशल है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनपढ़ व निरक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौशल है वाचन कौशल। अनपढ़ और निरक्षर लोग जो होते हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण कौशल होता है वाचन कौशल। वाचन कौशल मतलब बोलने वाला कौशल, क्योंकि वो पढ़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि वो अनपढ़ हैं, इसलिए वाचन कौशल उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और बाकी पढ़े लिखे लोगों के लिए पठन कौशल महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम श्रवण कौशल क्या होता है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों का अवबोध करना है। जब हम किसी की बातें सुनते हैं तो वह हो जाता है श्रवण कौशल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दूसरे के भावों को ग्रहण करना या उनका अवबोध करना। तो ये हो गया हमारा श्रवण कौशल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। चारों कौशलों में ये सबसे सरल व प्रथम कौशल है। कैसा कौशल है, सबसे सरल है, क्योंकि इसमें सुनना होता है और उसका अवबोध करना होता है। तो ये सबसे हमारा सरल कौशल हो जाता है और ये प्रथम कौशल भी है, क्योंकि सबसे पहले आप ऐसे सोचिए कि जो बच्चा होता है सबसे पहले सुनना ही तो स्टार्ट करता है। बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले वह सुनना स्टार्ट करता है, उसके बाद सुन कर ही धीरे धीरे बोलने लगता है। बोलने के बाद वह धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करता है और पढ़ने के बाद वह धीरे धीरे लिखने लगता है। तो सबसे पहला हमारा हो गया श्रवण कौशल। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा कौशल का आधार श्रवण कौशल ही है, अतः इस कौशल के माध्यम से छात्र जैसे ही सुनता है वैसे ही बोलता है। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले सुनता है और फिर उसी के आधार पर ही वह बोलने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ ग्रहण पूर्वक या अवबोध करके सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है। मतलब जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका अर्थ ग्रहण करना और उसको अच्छे से समझना ही श्रवण कौशल है, केवल सुन बस लेना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र उच्चारण में समर्थ हो सकता है। यह श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य, कि छात्र जो दूसरों की ध्वनि का अनुकरण करते हैं उससे वह अपने उच्चारण में समर्थ हो सकते हैं श्रवण कौशल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण दोष रहित होने से भाषा भी दोष रहित होती है। जब आप दोष रहित सुनेंगे तो वैसा ही बोलेंगे तो आपकी जो भाषा होगी वह भी दोष रहित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत विधि, अभिनय गीत तथा लघु कथाएं छात्रों को सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य आदि रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जानी चाहिए। ये हो गया हमारा प्राथमिक स्तर के लिए बाल गीत विधि, अभिनय गीत, ये लघु कथाएं, ये प्राथमिक स्तर के लिए हो गया। और जो माध्यमिक स्तर के बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो उनके लिए हो गया करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस आदि रसों से युक्त कविताएं सुनाई जानी चाहिए। सेकंड कौशल है हमारा वाचन कौशल। प्रथम कौशल हो गया श्रवण कौशल, सेकंड कौशल वाचन कौशल। यह क्या होता है, भाषा का ये दूसरा कौशल होता है। वाचन भाषण कौशल श्रवण कौशल पर निर्भर है। इसी को
वाचन को ही भाषण कौशल भी कहते हैं और ये किस पर निर्भर होता है? श्रवण कौशल पर। सुनकर ही तो बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये किस पर निर्भर हो गया? श्रवण कौशल पर। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण जितना मजबूत होगा भाषण उतना ही मजबूत होगा। जितना स्पष्ट शुद्ध बच्चा सुनेगा उतना ही स्पष्ट वह बोलेगा भी। नेक्स्ट है, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना है। बोलकर हम अपने भाव व विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया भाव व विचारों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाचन कौशल के बिना समाज में वाचन विनिमय वार्तालाप नहीं होता। बिना बोले हम समाज में वार्तालाप कैसे कर सकते हैं? तो ये वार्तालाप नहीं होता। आगे देखेंगे, भाषण कौशल। वाचन कौशल को ही भाषण कौशल कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? भाषण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत विधि, अभिनय गीत, लघु कथाएं छात्रों को सुनाई जाती हैं, जबकि माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है या करवाया जाता है। तो ये हो गया हमारा वाचन कौशल। अब नेक्स्ट देखेंगे पठन कौशल। पठन कौशल हमारा तीसरा कौशल है। क्या होता है ये कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा कौशल होता है? पठन कौशल होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पठन कौशल का उद्देश्य यति, गति, लय पूर्वक शब्दों का उचित आरोह अवरोह में बोलना। जो किसी भी टॉपिक में या किसी भी पैराग्राफ में जो भी यति गति लय, जो भी यति गति होती हैं उनको लय पूर्वक पढ़ना और उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, ये होता है पठन कौशल का उद्देश्य। नेक्स्ट है, शब्दों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, अर्थपूर्वक पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। किसी चीज़ को बस पढ़ लेना या किसी चीज़ को बस सुन लेना, ये सब नहीं, बल्कि उसको अर्थ ग्रहण करना, उसका अर्थ बोध करना। नेक्स्ट है, वाक्यों को वाक्यांशों में विभक्त कर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। मतलब जो वाक्य होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वाक्यांशों में बांटकर उनको पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, सौंदर्यानुभूति तथा भावानुभूति के साथ पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। ये हो गए हमारे पठन कौशल के उद्देश्य। नेक्स्ट है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थपूर्वक पढ़ना। अभी हमने आपको बताया कि सिर्फ पढ़ लेना या सिर्फ सुन लेना ही कौशल नहीं है, बल्कि उनको अर्थपूर्वक पढ़ना, उनका बोध करके पढ़ना, उनको समझ कर पढ़ना, ये हो जाएगा हमारा पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य, अर्थपूर्वक पढ़ना। नेक्स्ट है, पठन कौशल का गौण उद्देश्य क्या है? उच्चारण शिक्षण। उच्चारण का शिक्षण गौण उद्देश्य हो गया और मुख्य उद्देश्य हो गया अर्थपूर्वक पढ़ना। आगे देखेंगे पठन कौशल की कुछ विधियाँ। फर्स्ट विधि है हमारी वर्णमाला विधि। पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है वर्णमाला विधि। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है तथा बाद में वर्णों से शब्दों, शब्दों से वाक्यों, वाक्यों से गद्यांश की पूर्ति कराई जाती है। क्या किया जाता है? सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्ण से फिर शब्द बनाना, फिर शब्दों से वाक्य, फिर वाक्यों से पूरे गद्यांश की पूर्ति करवाई जाती है। सेकेंड विधि है चित्र विधि। इसका मुख्य उद्देश्य है देखो और कहो। चित्र, जब बच्चों के सामने कोई चित्र रखा जाएगा तो वह देखेंगे और कहेंगे कुछ, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो गया देखो और कहो। इस विधि को देखो और कहो विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के द्वारा बालक में चित्रों को देखकर पढ़ने की कला विकसित होती है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक की ध्वनि का अनुकरण करते हैं। सुनो और पढ़ो विधि, इसी को कहते हैं सुनो और पढ़ो विधि। क्या करते हैं? छात्र अध्यापक की ध्वनि का अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाषा अभिलेख विधि, या इसी को भाषा यंत्र विधि भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये आधुनिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ पढ़ना सीखता है। क्या करता है? छात्र अध्यापक के माध्यम से सीखता है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ। सामग्री जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए अभिलेख शब्द का प्रयोग किया जाता है, यथा लिग्वाफोन, संगणक यंत्र आदि। क्या होता है इसमें कि छात्र जो होता है वो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ अध्यापक के माध्यम से सीखता है। सामग्री जैसे लिग्वाफोन, संगणक यंत्र आदि। और ये जो अभिलेख है भाषा अभिलेख विधि, तो इस अभिलेख का मतलब क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए यहाँ पे अभिलेख का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे वाक्य विधि।
वाक्य विधि क्या होती है? वाक्यों के माध्यम से अध्यापन करवाना होती है वाक्य विधि। नेक्स्ट है पठन कौशल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सस्वर वाचन, मौन वाचन। नेक्स्ट है यहाँ पे होगा वाचन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन, पठन ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मौन वाचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गहन वाचन और द्रुत वाचन। द्रुत वाचन क्या हो गया? दोहरी गति से पढ़ना, मतलब बहुत तेजी के साथ किसी चीज़ को पढ़ना हो जाता है द्रुत वाचन। नेक्स्ट है सस्वर वाचन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? आदर्श वाचन, अध्यापक, आदर्श वाचन जो करता है वह अध्यापक करता है। अनुकरण वाचन कौन करते हैं? छात्र। जब छात्र अध्यापक की बातों को दोहराते हैं तो वह हो जाता है अनुकरण वाचन और वह छात्र करते हैं। तीसरा है हमारा व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और संवेद वाचन, संवेद वाचन क्या होता है? सभी लोग जब एक साथ वाचन किसी भी बात को आप वाचन करते हैं या बोलते हैं तो वह हो जाता है हमारा संवेद वाचन। नेक्स्ट और लास्ट कौशल है लेखन कौशल। इसके बाद देखेंगे अध्यापन कौशल क्या होता है। ये हमारा चौथा कौशल है। यह सीखने का अंतिम कौशल है। अंतिम कौशल होने के कारण इसे काठिन्य कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठिन्य कौशल। नेक्स्ट है ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंशों का लिपिबद्ध अवतरण ही लेखन कौशल कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा है उसको जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसका ही अवतरण लेखन कौशल कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? अपने विचारों को स्थायी करना, मतलब बोलकर तो सिर्फ विचार एक दूसरे को अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, जब हम उनको कहीं पर लिख देते हैं तो वह स्थायी हो जाते हैं और काफ़ी समय तक उनको हम रख सकते हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है? स्थायी हो जाते हैं विचार। तो विचार भावों को स्थायी करना। नेक्स्ट है सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट है विचारों भावों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे लेखन कौशल के उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लेखन 2 प्रकार का होता है, जैसे मौखिक लेखन, लिखित लेखन। अब एक नोट देखेंगे। नोट क्या कह रहा है? भाषा का सहज रूप भाषण या वाचन है। भाषा का जो सहज या सरल रूप है वह बोलना, इसी को भाषण या वाचन कहते हैं, तथा उसी का प्रतिबिंब लेखन है। भाषण या वाचन का ही प्रतिबिंब लेखन है। वाणी रूपी भाषा को लेखन से स्थायित्व मिलता है। लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों को चिरकाल तक स्थायी कर लेता है। जो भी हमने आपको बताया कि लिखकर हम किसी भी अपने भाव एवं विचारों को काफ़ी समय तक रख सकते हैं, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि चिरकाल तक स्थायी कर लेता है लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों या विचारों को। आगे देखेंगे लेखन कौशल की भी कुछ विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी अनुलेख विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि को दृष्टि लेख भी कहते हैं। इस विधि में छात्र देखकर लिखता है। देखो और कहो क्या होता है इसमें कि छात्र जो होता है वह देखकर लिखता है किसी भी चीज़ को, या कह सकते हैं नकल करके देख देख के उसको लिखता है। इसे कहते हैं देखो और लिखो। नेक्स्ट है प्रतिलेख विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि से छात्रों में सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है। इसमें एक ही पंक्ति होती है। इस विधि को सुलेख या सुंदर लेख विधि भी कहते हैं। तो जो सुलेख जिसमें लिखा जाता है वह होती है हमारी प्रतिलेख विधि। इसे सुंदर लेख विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्रुति लेख विधि। श्रुति मतलब सुनकर लिखा गया लेख। तो इस विधि में छात्र सुनकर लिखता है। किसी जैसे टीचर कुछ बोल रहा है या कोई सुलेख ही टीचर बोल रहा है और छात्र उसे सुन सुनकर लिख रहा है, तो वह हो जाएगी श्रुति लेख विधि। आगे देखेंगे अध्यापन कौशल। 4 कौशल हमारे पूरे हो गए। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ये चारों कौशल कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम देखेंगे अध्यापन कौशल। अध्यापन कौशल 6 होते हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्बलन कौशल, गृह कार्य कौशल। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये सब। तो सबसे पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्या है? प्रस्तावना उद्दीपक का कार्य करती है। उद्दीपक मतलब लक्ष्य का कार्य करती है। इसे पाठोत्थापन भी कहते हैं। नवीन ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार करना। प्रस्तावना में हम यही सब तो तैयार करते हैं कि छात्रों को ज्ञान कैसे प्रदान करना है,
कैसे उन्हें समझाया जा सकता है, ये सब हम प्रस्तावना में तैयार करते हैं। प्रस्तावना शिक्षकों द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान का पता लगाना। नेक्स्ट है नवीन विषय का प्रारंभ इसी के माध्यम से होता है। यह कौशल ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित होता है। सबसे पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद उन्हें अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्यामपट्ट कौशल। देखेंगे श्यामपट्ट कौशल क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। शिक्षक का घनिष्ठ मित्र किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को। सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट है जो प्रत्येक विद्यालय में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो जो सर्वश्रेष्ठ साधन की संज्ञा दी गई है उसे श्यामपट्ट को दी गई है। शिक्षक का जो दाहिना हाथ होता है श्यामपट्ट होता है। कक्षा में पहली शर्त होती है श्यामपट्ट। ये हमारे इतने पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गए। आगे देखेंगे विशेषता। श्यामपट्ट कौशल की विशेषता क्या होती है? लिखा हुआ शब्द स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। पदों और पंक्तियों के मध्य विराम हो। वर्ण तथा अंक दूर से भी दिखें। विशिष्ट शब्दों पर रंगीन चौक का प्रयोग किया जाए। लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गई विशेषताएं। आगे देखेंगे नेक्स्ट कौशल है हमारा प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। जब शिक्षक किसी छात्र से कोई प्रश्न पूछेगा तो बच्चा उसका जो आंसर देगा उससे उसकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। वह अपने विचारों को व्यक्त करेगा जो भी उसके दिमाग में होगा। तो इससे क्या होगा? अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। प्रश्नों की विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रश्न शुद्ध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, रोचक होना चाहिए और उनमें विशिष्टता होनी चाहिए। आगे देखेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्या होता है? इसका दूसरा नाम प्रेरक वैविध्य कौशल है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा व अभिप्रेरणा उत्पन्न करना है। इस कौशल के माध्यम से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। किसका? स्वाध्याय, मतलब अपने से पढ़ने की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। यह शाब्दिक व अशाब्दिक भी होता है। पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य प्राप्त ज्ञान को स्थायी या दृढ़ीकरण करना है। जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसको स्थायी करना या उसका दृढ़ीकरण करना पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य होता है। और पुनर्बलन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। ये शाब्दिक व अशाब्दिक भी होता है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे गृह कार्य कौशल। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तत्परता का विकास करना है। तो ये हमारे पूरे हो गए अध्यापन के 6 कौशल। अब आगे देखेंगे अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण क्या होता है? अनुवाद शिक्षण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा अक्षरंश अनुवाद, शब्दों का अर्थ। इसमें क्या किया जाता है? शब्दों का अर्थ बताया जाता है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा छाया अनुवाद या इसी को भावानुवाद भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। जैसे अक्षरश अनुवाद में शब्दों का अर्थ बताया जाता है, वैसे छाया अनुवाद में एक एक वाक्यों का अनुवाद बताया जाता है। और तथ्यानुपात क्या होता है? गद्यांश। इसमें पूरे गद्यांश का अनुवाद बताया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तन करना। आगे देखेंगे संस्कृत शिक्षण। पहले संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला हो गया ज्ञान प्रदान करना। सेकंड हो गया अवबोधात्मक या अर्थ ग्रहणात्मक, मतलब अर्थ ग्रहण करवाना या अवबोध प्रदान करना। नेक्स्ट हो गया अभिव्यक्तात्मक, मतलब अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है अभिवृत्त्यात्मक, तो इसका मतलब हो जाएगा अभिवृत्ति के कौशल का विकास करना। अभिरुच्यात्मक, रुचि का विकास करना। मनोविनोदात्मक, मतलब मनोरंजन प्रदान करना। तो ये हो गए संस्कृत शिक्षण के हमारे इतने उद्देश्य। अब देखेंगे संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक के सामने कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालक के सामने कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, तब उसे कार्य करने में मजा आएगा। सेकंड है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या होता है? इसके अंतर्गत पाठ्य विषय वस्तु की दैनिक योजना तैयार करना। पाठ्य जो विषय वस्तु है उसकी दैनिक योजना तैयार करना होता है नियोजन।
थर्ड है विषय वस्तु विश्लेषण करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे अंगों में बांटकर प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत। नवीन ज्ञान को स्थायी करने के लिए यह सिद्धांत काम में लाया जाता है। किसमें काम में लाया जाता है? नवीन ज्ञान को स्थायी करने के लिए। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना। सहसंबंध सिद्धांत क्या होता है? जब भी किसी विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, तो यह हो जाता है हमारा सहसंबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है लचीला सिद्धांत। आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन करना। लचीला का मतलब क्या हुआ? जो आवश्यकता हो उसके अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन करते रहना या करना। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब वह शिक्षण छात्र के स्तर के अनुसार हो, मतलब बाल केंद्रित हो। आगे देखेंगे प्रजातांत्रिक सिद्धांत। विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान गुणों का विकास इसी सिद्धांत के माध्यम से होता है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत, जो कक्षा का वातावरण है उसे प्रजातांत्रिक बनाना चाहिए, जिससे इन स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास होगा, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मसम्मान के गुणों का विकास होगा, और इस सिद्धांत के माध्यम से होता है इन सभी गुणों का विकास। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वह किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सभी तरह से भिन्न होता है। उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षण कराना चाहिए। तो जो प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता होती है, बच्चे की भिन्नता होती है, उनको ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। यह कहता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है तथा बालक सक्रिय रहता है। क्या होता है कि बालक स्वयं करके सीखता है और बालक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है संबद्धता का सिद्धांत। छात्र अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं से संबंध स्थापित करके सीखता है। क्या करता है? छात्र का जो जीवन है उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं से संबंध स्थापित करता है और उसी से सीखता है। नेक्स्ट है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत सफलता पर आधारित है। जब तक बालक सफल नहीं होगा तब तक वह अभ्यास करता रहेगा। तो यह हो गया हमारा अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से छात्र इच्छित विषय वस्तु का चयन करके अपने अधिगम में वृद्धि करता है। क्या करता है इसमें? छात्र जो छात्र की इच्छा होती है उस विषय वस्तु का चयन करता है और अपने अधिगम या सीखने में वृद्धि करता है। तो यह हमारे हो गए संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। वीडियो आज का ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।